Hello student, how are you? Hope you are fine. Today we are starting the chapter 1 of history, that is French Revolution. Before starting this chapter, I want to tell you the important event in the European history. This event has changed the face of not only the European country but the whole world where the European colonization has set. 14 जुलाई 1789 यह घटना पेरिस की है। किंग ने कमांड किया अपने ट्रूप को कि वे शहर जाएं और वहां पे जो लोग भड़के हुए हैं उन्हें शांत करें। पर रूमर फैल गया शहर में कि किंग ने ओपन फायर का भी ऑर्डर दिया हुआ है, जिसे देखते हुए 7,000 से भी ज़्यादा मैन एंड वुमेन पेरिस के टाउन हॉल में इकट्ठा हुए। वे सारे लोग मिलकर एक पीपल मिलिटेट बनाए, मतलब पीपल आर्मी, जो मार्च करते हुए आगे बढ़ रही थी और रास्ते में आ रहे जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेस थे उन्हें तोड़ते हुए जा रही थी। ये लोग मार्च करते हुए ईस्टर्न पार्ट ऑफ पेरिस पहुंच गए, जहां पे फोर्ट बैस्टिले था। यह फोर्ट लोगों के नफरत का केंद्र था, क्योंकि ये राजा की सत्ता को दिखाता था, राजा के पावर को दिखाता था। यह लोग उस फोर्ट में घुसे, वहाँ के कमांडर को मारा और वहाँ जो कैद थे साथ, उन्हें आज़ाद कर दिया। साथ में इन्होंने पूरे फोर्ट को डिमोलिश कर दिया, पूरा फोर्ट तोड़ दिया और उनके पत्थरों को ले जा करके मार्केट में बेचने लगे। कई लोगों ने इसे याद के तौर पे अपने साथ रख लिया। ये दिखा रहा था कि पीपल की पावर कितनी ज़्यादा है। ओके, तो इस घटना के साथ साथ फ्रांस के बहुत से एरिया में भी, ज़्यादातर कंट्री साइड में राइट्स होने लगे। इसका कारण था हाई प्राइस ऑफ ब्रेड। द हिस्टोरियन looked back in the past and saw it is a beginning of the chain of the event that ultimately lead the execution of the French king. Most of them not anticipated this outcome. How and why did this happen? Let's check out. French society during late 18th century. 1774 में लुइस 16 जो बॉर्बन फैमिली का किंग था, उसे फ्रांस के सिंहासन पर बैठा दिया गया। वो 20 साल का था और उसकी शादी ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस मारिया एंटोनी से हो गई थी। ओके, नया राजा बनने के बाद उसने पाया कि उसका सारा खजाना ख़त्म हो चुका है, और फाइनेंशियल जो रिसोर्सेज है फ्रांस के, वो भी ख़त्म होने के कगार पे हैं। ठीक है, लुइस 16 ने अमेरिकन कॉलोनी को जो हेल्प की थी आज़ादी पाने के लिए और अपने कॉमन एनिमी ब्रिटेन को हराने के लिए, तो ये जो युद्ध ने उसके ऊपर बिलियंस ऑफ लीवर, और जो बढ़ते बढ़ते 2 बिलियन लीवर तक हो गया था। लीवर, मैं आपको बता देता हूँ, लीवर जो है उस समय फ्रांस की करेंसी थी। फ्रांस की करेंसी का नाम लीवर था। स्टेट क्रेडिट, और भी स्टेट से जो क्रेडिट लिया गया था, जो लेंडर से क्रेडिट लिया गया था, वो 10% के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज कर रहे थे। और इस कारण
जो उनका वर्सेला में पैलेस था उसे मेंटेन करने का कॉस्ट बहुत ज़्यादा महंगा हो रहा था, क्योंकि वो महंगा हो गया था और उसके ऊपर उधारी भी थी। जो फ्रेंच गवर्नमेंट जो ने अपना जो बजट है उसमें भी पेमेंट इंक्रीज़ कर दी थी अपने ऑफिसर लोगों की। और जो रेगुलर एक्सपेंसेस हैं, जैसे कि आर्मी मेंटेन करना, कोर्ट के काम को चलाना, गवर्नमेंट ऑफिसर को चलाना, यूनिवर्सिटी, इन सब के कारण को देखते हुए उन्होंने टैक्स इंक्रीज़ कर दिया। जो गवर्नमेंट जो पीपल्स लोग से टैक्स लेते थे उसको इंक्रीज़ कर दिया। फ्रांस सोसाइटी 18वीं सेंचुरी में 3 ई स्टेट में बटी हुई थी, जिसमें से सिर्फ 3rd ई स्टेट ही टैक्स पटाया करती थी। ओके, तो ये 3rd ई स्टेट जो उस समय की सोसाइटी थी ई स्टेट की, वो फ्यूडल सिस्टम के हिसाब से बटी हुई थी मिडिल एज तक। ठीक है, ओके, तो ये सोसाइटी को हम थोड़ा इस फिगर के हिसाब से जान लेते हैं। ठीक है, ये आपको फिगर दिख रहा है। फर्स्ट ई स्टेट में क्लर्गी लोग आते थे। क्लर्गी मतलब राजा और राजा का परिवार। उसके बाद रिलेटिव्स लोग जो नोबेलिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद 3rd ई स्टेट में जो आते थे वे थे बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिसर, लॉयर्स, पीशन आर्टिशन, स्मॉल लैंडलेस लेबर्स एंड सर्वेंट, सारे के सारे। तो ये जो अगर आप देखेंगे इस ढांचे को तो आपको पता चलेगा कि 90% जो पॉपुलेशन है वो सब 3rd ई स्टेट से बिलोंग करती है और सब वो पीशर्स और लेबर्स के थे। ठीक है, इसके अलावा ज़मीन भी उनके पास कम थी। 60% ज़मीन तो खाली नोबल्स और चर्च वालों ने हड़प करके रखी हुई थी, जो कि रिचर मेंबर थे 3rd ई स्टेट्स में। ठीक है, इसके साथ साथ जो फर्स्ट 2 स्टेट था क्लर्की और नोबेलिटी वाले, उन्हें बर्थ के प्रिविलेज के अनुसार बहुत से फ़ायदे होते थे, जैसे कि उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ता था। इसके अलावा वे किसी भी पेशेंट से, लेबर से सर्विस ले सकते थे और अपने मन के अनुसार उनको पैसा देते थे। इसके अलावा अपना हाउस बनाने का काम, फील्ड में काम कराने का काम और आर्मी और रोड बिल्डिंग काम, इस तरह का काम वो लिया करते थे। चर्च जो टैक्स वसूला करती थी वो टैक्स था टिथ, जो पेशेंट्स उन्हें दिया करते थे। इसके अलावा 3rd ई स्टेट को भी टैक्स देते थे। वो डायरेक्ट टैक्स था, उसको कहते थे टाइल। तो दोहरा टैक्स प्रणाली थी जो उनको 2 बार देनी पड़ती थी। और इनडायरेक्ट बहुत सारे टैक्सेस थे जो डेली लाइववुड कंजम्पशन पे भी लगे हुए थे, जैसे सॉल्ट और टबैकोज में। इस कारण जो बर्डन था फाइनेंशियल एक्टिविटी का, टैक्स के कारण 3rd स्टेट पर बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहा था। तो इस तरीके का ये सिस्टम था। आपको कुछ न्यू वर्ड्स दिए गए हैं, आप उन्हें रीड कर सकते हैं। मैंने वैसे अभी आपको इसके बारे में बताया है। ओके स्टूडेंट, तो अब हम देखते हैं स्ट्रगल ऑफ सर्वाइवल। हुआ यूँ कि 1715 से 1789 तक फ्रांस की पॉपुलेशन अचानक बढ़ गई। 23 मिलियन से 28 मिलियन तक वो पॉपुलेशन बढ़ चुकी थी। जैसे पॉपुलेशन बढ़ी, फूड ग्रेन की डिमांड भी बढ़ने लगी, पर फूड ग्रेन उस पैमाने पे नहीं कल्टीवेट हो पा रहा था जैसे कि डिमांड थी। इस कारण जो ब्रेड की प्राइस है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लगी, जो कि वहाँ का स्टेपल फूड था। ओके, तो वर्कर जो एम्प्लॉयड थे लेबर शॉप में, उनकी सैलरी जो ओनर्स हैं, वर्कशॉप के ओनर हैं, वही फिक्स किया करते थे। बढ़ती हुई कीमत के साथ साथ उनकी वेजेस नहीं बढ़ी, लेबर्स की वेजेस नहीं बढ़ी। कीमतें बढ़ रही थी तो वेजेस बढ़ने चाहिए थे, पर उस तरीके से नहीं बढ़े। जो गैप था पुअर और रिच का, वो बढ़ता जा रहा था। इतनी बुरी स्थिति आ गई थी
बुरी स्थिति आ जाती थी जब अचानक कभी फ्रांस में हेल या ड्रॉथ या फिर हार्वेस्ट की कमी हो पाती थी। मतलब अचानक अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया, तो वहाँ पे और भी बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति आ जाती थी। इस तरीके से वे सस्टेंस क्राइसिस में आ गए थे। ठीक है, तो इस तरीके से वे सब्सिस्टेंशियल क्राइसिस में आ गए थे। ये क्या होता है, जब ऐसी सिचुएशन, जब कोई इंसान अपनी बेसिक मीन्स ऑफ लाइवहुड को भी कंप्लीट ना कर पाए और उसकी जान खतरे में आ जाए, तो ऐसे क्राइसिस को सब्सिस्टेंशियल क्राइसिस कहते हैं। तो इस तरीके से वहाँ के जो मैक्सिमम गरीब लोग थे उनकी स्थिति बहुत बुरी हो चुकी थी। अब आगे, ठीक है, तो इस तरह देख सकते हैं आप कि अगर बैड हार्वेस्ट हुआ, ब्रेड की कीमत बढ़ गई या अचानक डिजीज़ आ गई, डिजीज एपिडेमिक आ गई, तो ऐसे में ये सब्सिस्टेंशियल क्राइसिस आ जाता है। ओके, अब ग्रोइंग ऑफ मिडिल क्लास। उस समय पीशेंट्स वर्कर जो टैक्स दिया करते थे फूड उन्होंने फूड सिक्योरिटी के लिए जो रिवॉल्यूशन किए, टैक्स बढ़ने के लिए रिवॉल्यूशन किए, फूड सिक्योरिटी के लिए जो रिवॉल्यूशंस किए, पर ये रिवॉल्यूशन उतने बड़े पैमाने पर नहीं पाए, ये रोक दिए गए क्योंकि वे एजुकेटेड नहीं थे। ये फुल स्केल में अपने रिवॉल्यूशन को नहीं ला पाए। ठीक है, क्योंकि ये रिवॉल्यूशन सोशली और इकोनॉमिकली ऑर्डर के साथ साथ चेंजेस भी चाहते हैं। तो ऐसे में जो थर्ड ई स्टेट वाले थे, उनमें जो प्रॉस्परस, जो एजुकेटेड थे, ऐसे ग्रुप लोगों ने ये काम को आगे बढ़ाया, इस रिवॉल्यूशन को आगे बढ़ाया एक नए आइडिया के साथ। 18वीं सेंचुरी में एक नया सोशल ग्रुप इमर्ज हुआ जो थे मिडिल क्लास। ये मिडिल क्लास लोग अमीर भी थे, ज़्यादा नहीं लेकिन अमीर थे। इसके अलावा किस तरीके से ये ट्रेड किया करते थे, मैन्युफैक्चरिंग किया करते थे, वुल का, सिल्क का, ठीक है, और ये रिचर मेंबर थे थर्ड ई स्टेट सोसाइटी के। ठीक है, सारे सोसाइटी के थर्ड ई स्टेट सोसाइटी के। इसके अलावा इनमें बहुत से प्रोफेशनल्स लोग भी काम किया करते थे, जैसे लॉयर और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर्स। तो ये लोग भी चाहते थे कि ये अपने एजुकेशंस में देख चुके थे कि जो भी ग्रुप्स हैं उनको बर्थ के अकॉर्डिंग प्रिविलेज ना मिले, बल्कि मेरिट्स के अकॉर्डिंग, जैसे उनकी कैपेबिलिटी है उसके हिसाब से सोशल पोजीशन मिलना चाहिए। ये कौन ग्रुप बोलता था? मिडिल क्लास ग्रुप बोलते थे। जो सोशल ग्रुप थे मिडिल क्लास वाले, वे मेरिट्स के आधार पे सोशल पोजीशन बढ़ाना चाहते थे। वे नहीं चाहते कि किसी को बर्थ का प्रिविलेज मिले। और ये जो आइडिया था कि वे सोसाइटी को फ्रीडम, इक्वल लॉ और सबके लिए अपॉर्चुनिटी के तौर पे आगे बढ़ाया। कुछ फिलोसोफर्स की बातें उन्होंने सुन और पढ़ रखी थी, जैसे कि जॉन लॉक और जॉन जैकस रूसो। टू ट्रीटी ऑफ गवर्नमेंट जो जॉन लॉक ने लिखी थी, उसमें डॉक्ट्रिन्स ऑफ डिवाइन और ऑब्सोल्यूट राइट की बातें कही गई थी कि मोनार्कियों के साथ कैसे डील करना है। रूसो ने एक आइडिया सामने रखा था जिसमें उसने गवर्नमेंट को एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस में दिखाया था जो लोगों के बीच और उसके रिप्रेजेंटेटिव के बीच में हो सकता है। ठीक है, कि जो लोग हैं वे अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुने और वे लोग गवर्नमेंट चलाएं। द स्पिरिट ऑफ लॉ जो मॉन्टेस्क्यू ने लिखा था, उन्होंने प्रपोज किया था कि जो पावर है वो डिवाइड होना चाहिए गवर्नमेंट की अलग अलग बॉडीज में, जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ठीक है, तो उन्होंने पावर डिवीज़न की बात कही थी। तो ये जो मॉडल था ऑलरेडी यूएसए में एक्सेप्ट कर लिया गया था। 13 कॉलोनियल ने अपने आप को आज़ाद घोषित कर दिया था ब्रिटेन से खिलाफ, ब्रिटेन के अपोज करके उन्होंने अपने आप को आज़ाद घोषित कर लिया था। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ने हर इंडिविजुअल के राइट की गारंटी दी थी और ये बात
वहाँ के थिंकर फ्रांस में भी लागू करना चाहते थे। तो ये जो आइडिया था फिलॉसफी का, ये सैलून में, कॉफ़ी शॉप में लोगों के बीच में स्प्रेड हो रहा था। ये बुक्स और न्यूज़पेपर के माध्यम से हर एक के पास पहुंच रहा था। तो ये जो फ्रीक्वेंट ग्रुप्स थे, ओके, ये जो ग्रुप थे जो पढ़ और लिख नहीं सकते थे, ये उनको सुनाते थे, पढ़े लिखे लोग पढ़ के सुनाते थे कि क्या आइडिया किस तरह से काम किया जा सकता है। तो द न्यूज़ दैट लुइस 16 प्लान टू, और उनको जैसे ही पता चला कि लुइस 16 अब और आगे टैक्स बढ़ाने वाला है और नया टैक्स लागू होगा, तो ये जो बात है जंगल में आग की तरह फैली और लोगों के मन में एंगर और प्रोटेस्ट की भावना आ गई और वे ये सिस्टम के खिलाफ खड़े हो गए। होप स्टूडेंट आपको ये फर्स्ट सेक्शन फ्रेंच रिवॉल्यूशन का समझ में आया होगा।